इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेशन से ही बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिक पढ़ना क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले समझो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ से केमिकल रिएक्शन के थ्रू है। तो मतलब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट करेंगे, ये वास्तव में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर एक केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हम लोग घरों में देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास जो वॉच होते हैं, जो दीवार घड़ी जो रहता है, वो क्या होता है, उसमें आप एक बैटरी डालते हो और बैटरी डालने के बाद ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक बैटरी को वहां पुट किया। बैटरी के अंदर क्या था, बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपके पास क्या हो रही है, करंट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास वो जो घड़ी के टिप्स है वो जो कंटिन्यू चल रहे हैं। घर में एक और एग्जांपल देखोगे, इन्वर्टर। इन्वर्टर में भी क्या हो रहा था, लाइट जैसे कट जाती है तो इन्वर्टर हम लोग ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद क्या होता है, वो बैटरी के थ्रू देखोगे कि अपने आप फैन वगैरह उससे जनरेट कर सकते हैं। फैन हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, फिर से फ्रीज, टीवी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्टर से भी हम लोग यूज करके चला सकते हैं। तो इन्वर्टर करता है क्या, आपके पास वो बैटरी क्या कर रहा होता है। तो बैटरी आपके पास, बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो यानी कि केमिकल टू मैम इलेक्ट्रिकल। वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट को चेक करते हैं। ठीक तो है मैम अभी ठीक से आया। ओके, ठीक है, बता मैं कैसे। हाँ, तो समझो, जैसे कि बताओ एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लो कि लाइट जब तक हमारे पास है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि लाइट जैसे कंप्लीट कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं, जो कि एक केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, मतलब आपके पास एक बैटरी के अंदर एक कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही होती है। उस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग लाइट कटने के बावजूद हम लोग क्या कर सकते हैं, फैन ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बैटरी के अंदर भी एक लिमिट है, वो पार्टिकुलर लेवल तक चलेगी चलेगी, एक रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तो हो रही है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही होगी। एक समय के बाद आपके पास वो जो करंट है वो जनरेट करना बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है, देखो कि चलते चलते बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। हम लोग बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। आप जो घड़ी में बैटरी पुट किए हो, कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास जो परफेक्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो कि इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल ज्यादातर बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो बैटरी कोई डिस्चार्ज हो गया, हम लोग इन्वर्टर कहते हैं डिस्चार्ज हो गया। इन्वर्टर का बैटरी कैसे डिस्चार्ज होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन था जो बार बार कंटिन्यू हो रही थी, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही थी। वो केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीट खत्म हो चुकी है, और उस केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे लाइट आता है, लाइट से आप क्या करते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट देते हो, और वो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर क्या करता है, फिर वो केमिकल रिएक्शन को प्लीज करवाता फिर है। से वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक वहां से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करवा रहा होता है। सुनाई पड़ रहा है इप्सिता? यस मैम अभी आया। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल को याद रखना, जैसे लाइट अभी सुनाई पड़ रहा है ना, जहां डाउट होगा वहां पूछना, ठीक है, आवाज जहां नहीं आएगी। यस मैम। जैसे मान लो कि आपके पास लाइट से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करा रहे थे केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक भी कन्वर्ट हो रहा होता है। जब लाइट कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर से ही हम लोग यूज कर रहे होते हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब जो चीजें जो कन्वर्जन हो रही है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यानी कि इलेक्ट्रिक रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखकर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिक टू केमिकल। और केमिकल टू इलेक्ट्रिक भी तो कन्वर्ट हो रहा है। बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होता है। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये जो कन्वर्जन पढ़ने होते हैं हम लोग को, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल है जो कि कन्वर्ट कर पाता है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, या फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड होते हैं गैल्वेनिक सेल, या इसका एक और नाम है वोलेटाइल सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैम किसे फिर से वॉइस ब्रेक। तो जरूरी नहीं है, तुम्हारा भी हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो। बाकी लोगों को क्लियर है ना बच्चे लोग? और ठीक है मैम। यस मैम। यस मैम। तो
इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तुम्हारे तरफ से भी होगा बाबू, ठीक है। तो थोड़ा तुम जहाँ बैठी हो उसके अगल बगल देख लो, वहां पे नेटवर्किंग अच्छा नहीं होगा, थोड़ा अच्छा तो पे चल जाओ या फिर थोड़ा आउट एरिया में चल जाओ। नहीं मैम, देखो इससे तो क्लियर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखो क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता हो केमिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे कन्वर्ट करता है, तो देखो बता रहे हैं। आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा कि NaCl एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, और आप लोग क्या करते हैं, इसके आयन को ब्रेक करवाते हैं एक को सॉल्यूशन में डालकर, और उसके बाद क्या करते हो, एक सेल ले लेते हो, इसके अंदर एक कैथोड और एक एनोड डालते हो और ऊपर बैटरी लगा देते हो, और जैसे बैटरी को आप ऑपरेट करते हैं तो कैथोड पर हो जाता है निगेटिव चार्ज, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस वाला चला जाएगा आपके पास जो Na है, Na चला जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे, सॉरी निगेटिव प्लेट पे, जो Cl माइनस है वो चला जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, Na प्लस को सेपरेट कर लेते हो, Cl माइनस को सेपरेट कर लेते हो। तो ये जो प्रोसेस था इसके अंदर हुआ क्या, आप यहाँ पर बैटरी सप्लाई किए, मतलब आपने बैटरी के थ्रू क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को दिया इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को देने के बाद आपने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को करवाया। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि NaCl को आपने डिकम्पोज कर दिया, उसके आयन को सेपरेट कर दिया, उसके आपने आयन को अलग अलग कर दिया। तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही होती है, इलेक्ट्रिक करंट को देकर हमने केमिकल रिएक्शन को कराया, तो इस तरह का जो भी सेल होगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब दूसरी बात देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वहां पर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये है। अगर आपसे कोई पूछे कैथोड क्या है, तो कैथोड क्या बोलोगे तुम लोग? जिसका साइन नेगेटिव है उसको कैथोड बोलेंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है, ये डेफिनेशन हर जगह वैलिड नहीं है। आप चल जाओगे गैल्वेनिक सेल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो कैथोड और एनोड का डेफिनेशन कभी भी साइन के साथ याद मत रखिए, हमेशा ऐसे याद रखिए। कैथोड हम लोग उसको बोलेंगे जहां पर प्रोडक्शन होगा, एनोड को उसको बोलेंगे, एनोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है, जहां प्रोडक्शन होगा वो आपके पास कैथोड होता है। तो याद रखना, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वहां पर कैथोड नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, इसको ध्यान में रखना। अब देखो इसके जस्ट बाद हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हो रही होती है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। वहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप नहीं हुई है, आपने Na+ को सेपरेट और Cl- को सेपरेट अपने आप नहीं किया। उसको करने के लिए आपने क्या किया, एक बैटरी यूज किया जिसकी वजह से आपने करंट दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन जब अपने आप से हो नहीं रही है तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जी से ग्रेटर होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप यहाँ पर सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं, आप इसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो जब हम लोग सिस्टम के ऊपर खुद की एनर्जी जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि डेल्टा जी का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन। वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब इसके ऊपर आप कोई वर्क डन कर रहे होते हैं। इसलिए डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखो गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में क्या बोलते हैं कि जो कन्वर्जन कर रहा है, किसका कन्वर्जन कर रहा है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे एक बैटरी देखते हो, बैटरी एक केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो वो आपके पास एक गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में याद रखना कैथोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है नेगेटिव। देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ पर। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से कभी भी कैथोड एनोड को नहीं याद रखना है। अभी भी यहाँ पर वही डेफिनेशन है, जहां प्रोडक्शन होगा उसी को कैथोड कहेंगे, एनोड उसको कहेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल जो आपके पास है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस क्यों? जैसे मान लो तुम्हारे पास दीवार घड़ी है, तुमने क्या किया, उसके अंदर बैटरी डाल दिया। अब बैटरी आपने एक बार डाल दिया तो जब तक वो बैटरी है तब तक आपके पास वो घड़ी चलते रहेगी चलते रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज 10 मिनट चला फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो रिएक्शन को आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप एक बार केवल पुट मैम कर दीजिए वहां पे। हाँ बोलो। मैम फिर पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे मालूम करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव वो अगर इसी बात मालूम करना होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर चेक करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो वहां पे चेक करना पड़ता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट अगर हो रहा होता है। अभी हम जस्ट नीचे बताएंगे इसके बारे में, अभी गैल्वेनिक सेल का एक पूरा कंस्ट्रक्शन बताएंगे जी सर। कैसे बना है। यहाँ देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है कि पूरे रिएक्शन के अंदर आपके पास आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार केवल बैटरी ऑन करके छोड़ दीजिए या बैटरी घड़ी में पुट करके डाल दो, वो अपने आप रिएक्शन चलते रहेगा और तब तक चलेगा जब तक इसमें बैटरी का केमिकल रिएक्शन भरा हुआ है। केमिकल रिएक्शन जैसे कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो वो बैटरी आपका काम करना बंद कर देगा। मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 क्यों होगी? क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, बैटरी खुद से वर्क कर रहा है, आप इसके ऊपर कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये बैटरी खुद से काम कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब देखो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के बारे में बता रहे, गैल्वेनिक सेल में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए गए। तो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट चेक किया गया, क्योंकि बहुत पहले की बात है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो एक सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था उस टाइम पे कि कोई रिएक्शन करवा के कैसे हम लोग करंट जनरेट करवा सकते हैं। अभी तक तो सब लोग को मालूम था कि फिजिकल सोर्स तो सारे पॉसिबल थे, जैसे जियोथर्मल था, पावर प्लांट्स था, ये सब चीजें से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करने में एक सबसे बड़ा आपके पास अचीवमेंट था, जो कि गैल्वेनिक ने किया था। वो कैसे किए थे, तो एक ऑब्जर्वेशन किए थे। ऑब्जर्वेशन में क्या था आपके पास कि एक जिंक का रड था जो कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट किया गया था, और कुछ समय के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, जो जिंक का वेट है वो अपने आप डिक्रीज करने लगता है, जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो अपने आप फेड होने लगा, और जो बॉटम में इसके पास जो प्रिसिपिटेट है वो रेड प्रिसिपिटेट कलेक्शन हो गया। तो ये सब सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये मालूम चला कि आप अगर आप कोई भी जिंक प्लेट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हो तो जिंक का वेट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कॉपर का वहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज का वेट तो तभी कम हो सकता है जब उसमें से कुछ एटम बाहर निकल रहे होंगे, तो यहाँ से कुछ एटम बाहर निकल रहे होंगे तभी इसका वेट कम है। तो इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप जिंक के रड डालते हैं तो वहां पर वेट इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पर जिंक का होता है रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। अब देखो कि कॉपर का जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, पहले तो खूब डार्क ब्लू था, लेकिन कुछ समय बाद वो डार्क ब्लू अपने आप धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है? तो कोई भी याद रखना कि अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, कॉपर आयन उसके अंदर प्रेजेंट है, कॉपर आयन का नंबर कम कर दो ब्लू कलर अपने आप कम हो जाएगा। तो कॉपर आयन क्या कर रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक जो अब रिलीज कर रहा था वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहे थे। अब कॉपर आयन खुद कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे थे, तो कॉपर आयन तो सॉल्यूशन में कम हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या था, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा था। थर्ड केस, यहाँ पर रेडिस ब्राउन प्रिसिपिटेट मिला, वो क्या था, कॉपर कहाँ होगा, क्योंकि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर तो सॉलिड है, वो तो जाके नीचे डिपोजिट हो रहा है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, तो इसे रेडिस ब्राउन प्रिसिपिटेट जो है आपके पास यहाँ पर कॉपर का मिलता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था, टेम्परेचर यहाँ सडनली इंक्रीज हो जाती है इस रिएक्शन के थ्रू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। देखो Zn ने Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu में कन्वर्ट हो गया, फाइनली यहाँ पर टोटल को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये जो रिएक्शन है वास्तव में रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद साइंटिस्ट लोग के सबसे पहले दिमाग में ये आया कि क्यों ना ऐसा यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कॉपर को, तो क्यों ना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, किसको, एक वायर के थ्रू दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें और कॉपर को दूसरे कंटेनर में ले लें हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वायर में इलेक्ट्रॉन की इस बहाने फ्लो करवा देंगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो वायर में अगर फ्लो करने लगेगा तो वहां से करंट जनरेट होने लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, तो देखो ये सेटअप देखो, यहाँ पे सारी चीजें हम यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये सेटअप क्या आपके पास है, यहाँ पर ZnSO4 का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया, इसके अंदर जिंक रड रखा गया, कॉपर रड रखा गया। जिंक रड क्या करता है, जिंक ऑक्सीडेशन होता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया हम लोग क्या कि इसको वायर के थ्रू इसमें पास करवा दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन जो सडनली कॉपर उसको गेन कर ले रहा था, अब यहाँ पर कॉपर तो है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पार करवा रहे थे हम लोग यहाँ पर, और जैसे ही मेटालिक वायर में कोई इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा दोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से गैल्वेनिक से ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर दिया, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये काम करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो चीजें हुई बहुत दिन तक नहीं हो पाई। एक चीज देखो, तुम्हारा आंसर दे रहे हैं कि कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा कैसे मालूम करें, उसका सिंबल यहाँ पर देखो, ये जिंक रड है, तो Zn क्या करता है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो Zn+ जो होता है सोल्यूशन के अंदर चला जाता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सोल्यूशन के अंदर Zn2+ चला गया, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस रड पे रह जाता है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल नेगेटिव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। दूसरी बात, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो देखो ऑक्सीडेशन के केस में आपको बताएं कि जब भी आपके पास एनोड होगा उसी पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको तो बोलेंगे पहले एनोड बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड बोलेंगे। अब सिंबल कौन सा होगा अगर ये मालूम करना है, तो देखिए Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव प्लेट है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव सिंबल रखा गया गैल्वेनिक सेल के केस में। और सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके डिपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा होता है,
तो इलेक्ट्रॉन बार बार इसमें से कॉपर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में आपके पास जो जिंक के रड होते हैं, मतलब जो एनोड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो कैथोड होते हैं उसको पॉजिटिव माना गया। लेकिन ये करंट तो जनरेट तो कर देंगे गैल्वेनिक, लेकिन बहुत देर तक करंट आपका ये जनरेट हुआ नहीं। कुछ समय के बाद ये रिएक्शन जो करंट जनरेट हुआ तो अपने आप बंद हो गया। अब करंट अपने आप क्यों बंद हो गया? मुश्किल से ये जब रिएक्शन हुआ तो 5 से 10 मिनट के बाद ये रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो गया, नहीं आगे बढ़ पाया। तो करंट तो जनरेट हुआ, लेकिन 5-10 मिनट के करंट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करंट तो इतना कम नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए थोड़ा कंटिन्यूअसली और ज्यादा बढ़े। तो ऐसा क्यों हो गया होगा? ऐसा क्या हो गया कि कुछ समय के बाद ये करंट अपने आप बंद हो गया, फ्लो होना। तो देखो हो क्या रहा था, जिंक कंटिन्यू क्या कर रहा था, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस सोल्यूशन के अंदर भर रहा था, और कॉपर क्या कर रहा था, इधर से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर बार बार डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर यहाँ से निकल रहा है तो सोल्यूशन में सिर्फ सल्फेट आयन बच जा रहा है, और यहाँ से बार बार Zn2+ आ रहा है, Zn2+ कंटिन्यू आ रहा है, तो सोल्यूशन के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ये सोल्यूशन के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पर कॉपर निकल रहा है तो सोल्यूशन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब बताओ, सोल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, अट्रैक्शन बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर जा नहीं पाता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो किसी तरीके से पहुंच भी गया तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने ही नहीं देगा भी। तो ना इलेक्ट्रॉन ये जाने दे रहा, ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब आपके पास फाइनली करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर। तो 10 मिनट के बाद जब ये बंद हो गया तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि एक सॉल्ट ब्रिज का व्यवस्था किया। ये सॉल्ट ब्रिज में क्या था, देखिए ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा गया था, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर देखोगे तो KNO3 कहा जाता है, NH4Cl, मतलब आयनिक कंपाउंड रहेंगे। और कहा गया कि इसके अंदर आपके पास आयनिक कंपाउंड के पाउडर होते हैं जो कि अगर पाउडर के साथ मिक्स किए जाते हैं, जो कि जिलेटिन के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में रखे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि KCl NH4Cl अगर पुट करोगे तो पाउडर के फॉर्म में रहता है, और जैसे ही उसको पलट के रखोगे तो सारा पाउडर तो एक ही बार में इसमें अंदर गिर जाएगा, सारा सॉल्ट तो एक ही बार नीचे आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, सॉल्ट को पहले सेमी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, सेमी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करा के फिर यहाँ पुट करते हैं, और पुट करने के बाद जैसे Zn2+ है, ऐसा सेटअप तैयार करना है कि इसमें से 2 Cl- निकले ताकि इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके फिर से। और जैसे यहाँ से कॉपर 2 निकल जाए, यहाँ से इस इलेक्ट्रोड पे चला जाए, तो सल्फेट आयन एक नंबर बढ़ गया, तो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज को भेजा जा सके। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्ट ब्रिज लाया गया, और सॉल्ट ब्रिज लाने के बाद ये जो सेटअप है आज भी काम कर रहा होता है। मतलब इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, करंट जनरेट कर रहे होते हैं। अब ये रिएक्शन में याद रखना, अब ये करंट तभी फ्लो होना बंद होगा जब ये जिंक रड पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि रिएक्शन में जब तक जिंक है तो जिंक बार बार 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जिंक एटम अपने आप धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो रिएक्शन बंद हो जाएगा आपका। ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन थे जो भी हम जस्ट बता दिए। अब देखो गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का कुछ खास तरीका नहीं है, आपको पहले लिखना पड़ता है इधर एनोड और यहाँ लिखना पड़ता है कैथोड। एनोड पर लिखना होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर लिखना पड़ता है रिडक्शन। तो यही चीजें यहाँ पर है, इसको शॉर्ट में IUPAC कन्वेंशन कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्शन लिखेंगे, बगल में डबल वर्टिकल लाइन क्या होता है, वो सॉल्ट ब्रिज का सिंबल रहता है। अगर आपके पास दोनों का फेज डिफरेंस है, मतलब एक सॉलिड में और एक बस में, तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दीजिए, सिंगल वर्टिकल लाइन। और अगर दोनों का वेज डिफरेंस नहीं है तो आप दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। अब देखो एक सेल रिएक्शन क्या होता है। तो सेल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, मतलब एक एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, जो एक कैथोड पे ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, अब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन होने नहीं चाहिए सोल्यूशन, मतलब रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल हो जाने चाहिए। तो उस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन, पहली बात। अब मुझे मान लो कि किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर सेल रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सेल रिएक्शन में पहले कैथोड लिखते हैं। देखो पहले लिखोगे एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन का वैल्यू लिख दो। फिर क्या लिखोगे, कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन, रिडक्शन का वैल्यू लिख दो, और दोनों को ऐड कर दोगे तो जो बनता है वो सेल रिएक्शन बनता है। सेल रिएक्शन बेसिक कुछ नहीं होता, कैथोड और एनोड पे होने वाले रिएक्शन का एडिशन होता है, और रिएक्शन को जब भी आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, बस इसको ध्यान में रखना है। अब देखो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिक चार्ज डिफरेंस को कह रहे होते हैं। चार्ज डिफरेंस का मतलब क्या है, जहां चार्ज सेपरेशन हो जाता है। जैसे सपोज कि मेरे पास एक मान लो कि कंटेनर है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर मान लो कि मैंने फिल कर दिया किसी का
एक्वस सोल्यूशन ले लो, जैसे मान लो कि मैंने जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ले लिया और इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोड भी डाल दिया, वो भी जिंक का ही इलेक्ट्रोड डाल दिया। तो जिंक का तो एक प्रॉपर्टी है कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होता है, Zn2+ सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे ये रिएक्शन आपके पास बार बार होगा, Zn2+ बार बार सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोड पे बार बार कलेक्शन होते चले जाएंगे। तो आप देखो तो ध्यान से, ये सॉल्यूशन में कंटिन्यू Zn2+ का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या कर इलेक्ट्रोड पे बार बार देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है, तो एक समय ऐसा जाए कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये आपके पास जो सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब भी एक चार्ज सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, यही चार्ज सेपरेशन को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे होते हैं। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे पॉसिबल है, तो जब आप एक इलेक्ट्रोड को डिप किए इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जो भी पोटेंशियल में डिफरेंस आएगी, जो भी इसके चार्जेस में डिफरेंस आएंगे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो हो सकता है ये ऑक्सीडेशन के थ्रू आया हो, या तो हो सकता है रिडक्शन के थ्रू भी आया जा सकता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बात करोगे तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ टर्म जो फिक्स हो जाती है, यानी कि वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किए जाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कहोगे तो 1 बार प्रेशर रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहोगे तो 1 मोलर रहता है। अगर ये 3 चीजों को फिक्स करके अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहीं पर देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्लासिफिकेशन है, एक ऑक्सीडेशन कहते हैं और एक को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन को एम है, Mn+ के फॉर्म में लिखा जाता है, रिडक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ये आपको बताएगा कि कोई सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने की क्या टेंडेंसी है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आपको ये बताया जाएगा कि किस सब्सटेंस रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और अगर आपके पास सेम ही एलिमेंट है तो हमेशा एक बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा सेम होता है विद डिफरेंट साइन। अगर मान लो मेरे पास कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले हम, मान लो 0.56 है सपोज, ये आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो पूछे बताओ कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो यही चीज होगा, बस केवल माइनस में हो जाएगा। अगर सेम एलिमेंट है तो एक ही वही वैल्यू सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, मोर पॉजिटिव इज द एसआरपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होगा, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो एलिमेंट की उतनी इजीली टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। यानी कि अगर आपके पास एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो वो एलिमेंट आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका एसओपी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कोई भी 2 अगर आपके पास एलिमेंट है तो आपको चेक करना है कि ऑक्सीडाइज किसका, तो आप पहले देखो कि किसका वैल्यू गिवन है। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल दिया हुआ है, तो और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो तो कैसे चेक करोगे, ये जो वैल्यू है बताओ तो किसका वैल्यू है, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, देख के क्या लग रहा है ये रिडक्शन। Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसे, कौन सा इसमें होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, बताओ आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहा है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग उस तरह के एलिमेंट्स को बोलेंगे जो कि खुद को इटसेल्फ क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके। रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी दूसरे को रिड्यूस कर सके, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है तो आपको खोजना है कि यहाँ पर अच्छा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन किसका किया जाए। तो ये तो सारा वैल्यू आपके पास दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इस रिडक्शन पोटेंशियल का मान है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा एसओपी कौन है, तो अच्छा एसओपी के लिए आपको एसओपी पहले वैल्यू देना पड़ेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो भी एलिमेंट है बताए थे कि अगर सेम एलिमेंट लोगे तो जितना एसआरपी वैल्यू होता है उतना ही एसओपी वैल्यू भी होता है, बस साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, आपको क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले निकालना है, तो सबके साइन को चेंज करोगे तो ये दोनों तो ऐसे छट जाएगा, ये दोनों हो जाएगा पॉजिटिव। जितना ज्यादा एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा उस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की उतना ही ज्यादा। तो ये वैल्यू आपके पास देखो 0.72 है, 0.40 यहाँ पर है, तो ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, जिसमें ज्यादा वैल्यू आपके पास ये हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्रोमियम हो जाएगा।
तो कोई भी एलिमेंट को चेक करना है कि ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो पहले आप चेक कर लो कि वो किसकी वैल्यू गिवन है, वो एसओपी की वैल्यू है कि एसआरपी की वैल्यू है। अगर एसआरपी की वैल्यू है तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन बताएगा, कौन सब्सटेंस आसानी से रिड्यूस होगा वो ये बताएगा। अब देखो किसी सेल का ईएमएफ होता क्या है, कैसे हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल के लिए। एक मिनट, अगर आप किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है, अगर मान लो कि आपने कैल्वेलिक सेल बनाया तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तभी जाके आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो वही जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं ईएमएफ सेल। या ऐसे बोलो, एक सेल अपने लाइफ में जितना मैक्सिमम वोल्टेज डोनेट कर मैम सकता है। हाँ मैम बोलो। स्टैंडर्ड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जी मैम। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोड ही पोटेंशियल बोल रही हो ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जी मैम, हाँ, वही सेम स्टैंड ही है ना? नहीं, सेम कैसे है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड तो दोनों हो सकता है ना, वो कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, मतलब जी ऑक्सीडेशन भी हो मैम। सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं तो वो फिक्स हो गया ना, वो तो सिर्फ रिडक्शन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन वहां पर नहीं आ सकता है। लेकिन जब भी जी मैम। इलेक्ट्रोड बोल रही होगी तो वहां पर दोनों आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ईएमएफ सेल के ऊपर बात कर रहे हैं। ईएमएफ सेल क्या होता है? तो एक सेल के ऊपर बात करें कि आपके पास एक सेल मैक्सिमम जितना वोल्टेज डिलीवर कर रहा होगा उसको ईएमएफ सेल बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग जो बैटरी लेके आते हैं उस पर कुछ ना कुछ वोल्ट लिखा हुआ रहता है, जो पेंसिल बैटरी वगैरह होता है जो घड़ी में यूज करते हैं, मान लो उसके ऊपर लिखा है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट आपके पास बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस वो लिखा हुआ है। ये डिफरेंस की वजह से ही क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ करंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि दोनों अगर वोल्ट अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा तो करंट जनरेट भी नहीं होगा। तो ये ईएमएफ बताएगा आपके पास, मतलब एक बैटरी है आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज 1.5 देगा जब तक कि उसके अंदर सारे रिएक्शन कंप्लीट खत्म नहीं हो जाए, जब तक वो रहेगा तब तक 1.5 ही देगा वो। उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ सेल। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैथोड और एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और एनोड का ऐड कर दोगे तो ईएमएफ सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस फॉर्मूले में, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करना है, यहाँ प्रोडक्शन पोटेंशियल पुट करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत है कि एक के लिए ऑक्सीडेशन यूज करें, एक के लिए रिडक्शन यूज करें, क्यों ना दोनों के लिए एक ही वैल्यू यूज करें। तो इसलिए बाद में इस फॉर्मुला को चेंज कर दिया गया, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको भी कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन लिखो रिडक्शन लिखो वैल्यू तो दोनों सेम ही आता है, बस विथ डिफरेंट साइन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल को तो ऐसे छोड़ दिया गया, लेकिन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिए और वैल्यू माइनस में लिख दिए। तो देखो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ए नोड हो जाता है। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर चेक करना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ नहीं है, बस ई नोट लगा दिया जाता है। ई नोट देख के पहचान जाना कि वहां पर टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया हुआ है। जिसका टेम्परेचर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है तो वो वैल्यू भी फिक्स ही होगी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड होती है वो वैल्यू फिक्स होती है, वो बुक वगैरह में दी रहती है, पूरा चार्ट टेबल में आपको दिया रहेगा। क्योंकि इसमें टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दिया गया तो ये मान थोड़ी ना चेंज होगा, जो चेंज होगा वो आपके पास ईएमएफ सेल होगा जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं होगा। और ईएमएफ सेल को याद रखना सेल पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा सारा। जैसे मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ, इस रिएक्शन के थ्रू मुझे मालूम करना है कितना ईएमएफ है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ए नोड। लिख दोगे पहले। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक की वैल्यू को पुट कर दो। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो जिंक की वैल्यू को पुट करोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्वेश्चन हमेशा चेक करना है कि ऑक्सीडेशन दिया रिडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रखना रिडक्शन है, कभी कभी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन दे दिया रहता है, तो आपको उस रिडक्शन में कन्वर्ट करके तब ये वैल्यू पुट करोगे, जो आएगा फिर वो आंसर हो जाएगा। अब देखो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे आप लोग पढ़ोगे एक जो आपके पास सीरीज होता है, रुको सीरीज इसमें है कि नहीं चेक कर, हाँ ये देखो, ये आपके पास एक सीरीज होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब कुछ लिखा हुआ है, हालांकि दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बता रहे एक सीरीज आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये सीरीज में क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, जो कि करके आपको एक टेबल में तैयार करके लिखा हुआ है, लेकिन इसको मेजर कैसे किया गया इसके ऊपर हमको बात करना है। तो देखो इसको मेजर कैसे किया गया, अगर मान लो कि आपने यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लिया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लिया, दोनों में आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया,
और आप जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको तो सिर्फ डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, दोनों में जितना डिफरेंस होगा उसी की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। तो आप तो सिर्फ ईएमएफ में सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो मैंने ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, इसका कुछ वैल्यू मान के 1.5 हो रहा है, डिफरेंस कैलकुलेट किया, मान लो दोनों का मालूम चला कि 1.5 हो रहा है। तो हम पूछे बताओ इसमें कॉपर का कितना मान होगा, जिंक का कितना मान होगा, तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि डिफरेंस आप केवल कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी आप कुछ भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें हम लोग, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बना, SHE, सी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सी क्यों बना, तो सी को बस एक मान लिया गया, एज्यूम कर लिया, क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर कोई भी मटेरियल्स नहीं आपको कैलकुलेट करने का, यहाँ पर दोनों में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, क्रिएट तो हो रहा पोटेंशियल, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें, क्या यहाँ पर कोई बैटरी है, क्या यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर यूज कर ले, कैसे करें। तो इसलिए हम लोग सोचे कि इसको हम लोग 2 कंटेनर में लेके यूज करें, तो आप भी कंटेनर 2 यू लेके यूज करोगे तो आप सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे, ईएमएफ सेल कैलकुलेट कर पाओगे, उसका डिफरेंस सिर्फ बता पाओगे, ये दोनों का क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए, हम लोग एक सेटअप तैयार किए। सेटअप में क्या था आपके पास, तो हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड था, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मत बोलो, ऐसे बोलो कि कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर था। और क्या किए थे, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास किए, प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब करवाएं, और वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और हाइड्रोजन का रोटेशन भी हुआ, और दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मान लिया गया 0 है। जब कंडीशन याद रखना, जब टेम्परेचर रखेंगे कितना 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखेंगे 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना आता है, तो 0 आता नहीं है, माना गया है, क्योंकि किसी को मालूम है ही नहीं कितना आएगा, कोई निकाल ही नहीं सकता है। जब कोई निकाल ही नहीं सकता है तो कुछ भी मान लो। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि अगर हम लोग को निकालने के पास कोई तरीका ही नहीं है तो क्यों ना इसको कुछ मान लिया जाए, फिर इसी से रिलेट करके बाकी सबको निकाला जाए। यही तरीका है, इसको 0 मान लिया गया। जैसे आप लोग पढ़े थे एटॉमिक मास भी कोई निकाला नहीं है, उसको भी माना गया था, कार्बन के रिस्पेक्ट में सब मास लेके मेजर किया गया है, कोई अकेले कोई एटम का मास नहीं निकाल पाया अभी तक। तो यहाँ पर वही चीज फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन को मान लिया गया 0। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया गया, अगर मुझे कॉपर का निकालना है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को पुट कर देंगे, यहाँ पर कॉपर को पुट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लिख देंगे, और हाइड्रोजन की जगह पे 0 पुट कर देंगे, और इस सेल का मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से कॉपर का भी निकल जाएगा वैल्यू। तो इस तरीके से कर करके क्या किया, बहुत सारा टेबल तैयार किया गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट को रखा गया है उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई होता है उसको सबसे नीचे रखा गया है। एक मिनट, हाँ, यहीं पर आपके पास सीरीज होगा, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं। एक मिनट, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, लेकिन एक चीज समझना है यहाँ ध्यान से, आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बात करोगे सबसे कम लिथियम का होता है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो फ्लोरीन का होता है, प्लस में होता है, प्लस में देखोगे तो 2.87 दिख रहा है हमको तो, और लिथियम का सबसे कम होता है। क्यों कम होता है अगर जानना चाहेंगे, देखो लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Li+ से Li में कन्वर्जन, Li+ तो सबको मालूम है स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम गैस का स्टेबिलिटी ले चुका है, तो ये क्यों चाहेगा फिर Li में कन्वर्ट करना, आप एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। फ्लोरीन में देखो क्या होता है, फ्लोरीन में आपके पास F- होता है, F- में आपको किसमें सॉरी फ्लोरीन में F2 होता है, और इसको F- में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या करेगा, एक तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इजिली तरीके से एलिमेंट को गेन कर सकता है, लिथियम प्लस गेन नहीं कर सकता है क्योंकि वो पहले से स्टेबल हो चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने जा रहा है, तो ये इजिली तरीके से गेन कर सकता है। इससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो याद रखना फ्लोरीन का होता है पूरे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। और दूसरी बात, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको माना जाता है, फ्लोरीन को ही माना जाता है, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है लिथियम को। उसके बाद देखो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसे मिल जाएगा। दूसरा पेपर खोलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक होता है उनका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन। देखो नर्नेस्ट इक्वेशन किसके ऊपर काम किया, नर्नेस्ट इक्वेशन ने ये बोला अगर आपके पास टेम्परेचर ठीक है 25 है, प्रेशर 1 बार है, कॉन्सेंट्रेशन भी सही है, अगर अब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो आप तो मतलब कैलकुलेट कर ले रहे हो। हेलो एक मिनट रुक जाओ,
क्या डिस्टर्बेंस किसका है? देखो नर्नेस्ट हमारे साइंटिस्ट ने क्या कहा था, नर्नेस्ट ने ये बोला था कि अगर आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 बार है और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर दे रहे हो। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, टेम्परेचर बदल दें, प्रेशर अलग कर दें, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दे, तो फिर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए नर्नेस्ट ने एक अपना इक्वेशन दिया जिसका ये इक्वेशन है, E is equal to E naught minus RT by NF, और M को ऊपर रखते हैं और उसके आयन को नीचे रखते हैं। ये उनका इक्वेशन है। और कहा जाए तो फाइनल उनका इक्वेशन कैसा हो जाता है, देखो इस फॉर्म में, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया गया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया, प्रेशर को चेंज कर दिया गया, कोई भी चीजें चेंज होगी तो आप इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें E नॉट सेल वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है 0.05, ये तो वैल्यू है। और N क्या इसके अंदर होता है कि आप जो नेट सेल जो रिएक्शन लिखते हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होता है, जितना कैंसिल होता है वही यहाँ पर N की वैल्यू पुट होती है। और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये वैल्यू पर पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल बोलते हैं जैसे कि मान लो कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल in which either two electrode are of the same materials but the concentration of electron, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, 2 अलग अलग कंटेनर यहाँ पे है, और हमने बोला कि इसके अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड को सेम रख दिया, इसके अंदर भी जिंक रख दिया और इसके अंदर भी मान लो जिंक ही रख दिया, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है? क्या यहाँ पर करंट जनरेट होगा? अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सेम है तो आप बोलोगे कि नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का जिंक इलेक्ट्रोड है, तो कहाँ से होगा फिर? लेकिन हम बोलेंगे अगर हम दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज कर दिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कुछ और ले लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ और ले लिए, तब तो हो सकता है, तो होगा। आपने जिंक इलेक्ट्रोड भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में जिंक इलेक्ट्रोड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आपने जो सॉल्यूशन को पुट किया उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज है तभी करंट जनरेट होगा, अगर होगा तो उस तरह के जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। या फिर ऐसे भी कर दो, मैंने दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम भर दिया और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड को ही चेंज कर दिया, एक कॉपर एक जिंक, तभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। तो इस तरह के जो सेल होते हैं जिसमें आप चाहे तो आप इलेक्ट्रोड को सेम रख के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, ये कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके सेम इलेक्ट्रोड को पुट कर दो, उस तरह का जो होता है सेल उसको कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। इसके अंदर भी देखिए आपके पास सेमी फॉर्मूला नर्नेस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बात करते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है सबको मालूम है। नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर आप पहले केसी जो कैलकुलेट करते हैं, जो लोग पीछे पढ़ चुके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं बटे में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, उसका रेशियो ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कहते हैं। अगर इसी को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला देखो नर्नेस्ट इक्वेशन वाला ही सेम है सब कुछ, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आते ही, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचते ही होता क्या है, आपके पास जो ई सेल की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। ध्यान रखिएगा ई नॉट सेल 0 नहीं होगा। ई नॉट सेल 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकती है, तो इसका वैल्यू तो 0 नहीं आएगा। लेकिन ई सेल की वैल्यू 0 हो सकती है। ई सेल की वैल्यू 0 क्यों होगी? तो आप देखोगे टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि जो जेडन का होता है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा होता है, और इसके अंदर देखोगे तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, कम हो रहा होता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, जिंक आयन का कॉपर आयन का, इसके अंदर दोनों का जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन में याद रखना है कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पूछा गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सिर्फ ई सेल की वैल्यू 0 होती है, ई नॉट सेल 0 नहीं होगी, क्योंकि ई नॉट सेल कंडीशन पे फिक्स कंडीशन पे बनाया गया, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी ये घट बढ़ थोड़ी रही है, तो वैल्यू फिक्स है। और इसी के अंदर अगर कहा जाए कि कभी कभी निकालने के लिए आपको दी जाती है गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, इसी रिएक्शन के थ्रू, नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन वहां पर कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे होते हैं तो वहां पर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, वहां पर जो एनर्जी हो रही होती है वो क्या होती है, हमेशा डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सभी को कोई सेल वर्क कर रहा है। आपके पास गैल्वेनिक सेल है, वो इलेक्ट्रिक करंट खुद जनरेट कर रहा है, मतलब सिस्टम ही वर्क कर रहा है। तो सिस्टम जो वर्क करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी।
तो वही हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्क आप कर रहे होते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है डिक्रीज हो रही होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा जी से इंडिकेट करते हैं। और डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है, देखो डेल्टा जी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जो हम लोग पीछे से पढ़ चुके हैं, हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपको डेल्टा जी से इंडिकेट करते हैं जो कि इक्वल होता है एन एफ ई सेल के। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा एन ई और ई नोट सेल के, सॉरी एन एफ ई नोट सेल के इक्वल हो जाता है, मतलब ये वैल्यू आपके पास है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में याद रखना है, या फिर आपको क्वेश्चन में कहता है मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, तो आपको कुछ करना नहीं, इस फॉर्मूला पर रख के कैलकुलेट कर देना है बस। मैक्सिमम वर्क डन बोले तभी इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, अगर गिव्स फ्री एनर्जी पूछा जाए कितना होगा तभी इसी फॉर्मूला पर रख के आपको कैलकुलेट कर देना है बस। और नहीं तो इसका शॉर्टकट भी है, देखो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि जो डेल्टा जी का जो मान आएगा उसको तो एक तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना नहीं है, और वो मैक्सिमम वर्क डन निकलेगा आपका। ये देखो ये पूरा एक तरीके से कहा जाए तो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। गैल्वेनिक सेल आपके पास जितना था यही था इसके अंदर। गैल्वेनिक सेल के बाद देखो अब क्या है, इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ये बता चुके हैं। क्या हो क्या रहा है भाई शरीर, क्या सब लोग म्यूट कर दो बच्चे लोग, नहीं तो डिस्टर्ब तुम लोग होगे हम भी हो जाएंगे साथ में। एक मिनट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या आपको बता चुके हैं, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयन को डिकम्पोज करा देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने करवा दिया। देखो इसमें मेन टॉपिक क्या पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो सब्सटेंस आपके पास ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है उसका अमाउंट कितना है, वो बताएगा आपके पास क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो याद रखना कि अगर क्वालिटेटिव आप पढ़ रहे हो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, वो आपके पास 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इलेक्ट्रोड लिया, किस तरह का मीडियम लिया और फिर किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट लिया। 3 चीजों पर डिपेंड करेगी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मीडियम क्या लेके चल रहे हैं, मोल्टेन है कि एक्वस के फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रोड कैसा है। देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, आपको बता रहे हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये सीरीज आपको हम देखेंगे, लेकिन आप क्या करना है इसको याद कर लेना। याद क्या करना, बार बार बनाओगे तो आपको याद हो भी जाएगा। वही चीज पीछे वाला, आपके पास लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, धीरे धीरे लो रिएक्टिव मेटल्स होता है। आपको यहाँ पर 2 चीजें दिखाई देंगी, एक वाटर यहाँ पर भी है और दूसरा वाटर यहाँ पर भी है। ये दोनों वाटर में डिफरेंस क्या है, तो ये वाला जो आपके पास वाटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिडक्शन के थ्रू ऑब्टेंड हुआ है, और ये जो आपके पास वाटर हो रहा है ये ऑक्सीडेशन के केस में ऑब्टेंड हुआ है। कैसा ऑक्सीडेशन के केस में ऑब्टेंड हुआ है, तो यहाँ पर चेक करो, वाटर के ऊपर -1 चार्ज है, O2 में कन्वर्ट हो गया तो -1 से 0 में हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां से O2 गैस रिलीज होगा, याद रखिएगा, और जब भी वाटर का रिडक्शन होगा तो वहां से H2 गैस रिलीज होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के कंडीशन की वजह से बहुत सारी चीजें क्या होती है ना कि एक्सेप्शनल हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, आपने Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ध्यान रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन है, मोल्टेन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस 2 तरह का आयन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है Na2SO4 का, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एक तो बोलोगे सोडियम होगा, एक तो तुम लोग बोलोगे क्या होगा इसके अंदर, सल्फेट भी होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा वाटर भी इसके अंदर होगा। अब आप चेक किए थे कुछ देर पहले, आपको ऊपर बताए थे वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, वाटर का रिडक्शन भी होता है। तो Na+ कहाँ जाएगा, SO4 कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी एनोड होता है, यहाँ पर भी कैथोड होता है। एनोड का मतलब क्या है, कौन साइन बताए, तो वहां पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है एनोड, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव होगा। अब बताओ कि पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा नेगेटिव वाला सब, तो आपके पास सल्फेट आयन है, इस पे सल्फेट आयन पहुंचेगा और वाटर पहुंचेगा, कहां पर, एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो चेक करो आपके पास कि किसका ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जाएगा एनोड पर। तो चेक करते हैं किसका ज्यादा है, सल्फेट का ज्यादा है कि वाटर का ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो सल्फेट कहाँ पे है, सल्फेट यहाँ पर है देखिए, और यहाँ पर आपको वाटर दिख रहा होगा। तो वाटर ऊपर रखा हुआ है, मतलब वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है,
नीचे देखो हाईएस्ट एसआरपी नीचे लिखा हुआ है, मतलब जो जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी, एसओपी वैल्यू नहीं। तो सल्फेट और वाटर को चेक करोगे तो सल्फेट वाटर में वाटर का क्या होता है, वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है वो ज्यादा होती है सल्फेट से। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये एनोड पे चला जाएगा वाटर, मतलब Na2SO4 के सॉल्यूशन पे एनोड पे कौन ऑपरेंड होगा, तो वाटर चला जाएगा। ऐसा लगता है कि हम लोग की आपके पास की पॉजिटिव प्लेट है तो सल्फेट आयन जाना चाहिए, लेकिन सल्फेट आयन वहां नहीं पहुंचता है, वहां पर चला जाता है आपके पास वाटर। अब चेक करते हैं कि आपके पास अगर निगेटिव प्लेट है उसके ऊपर कौन जाएगा। तो निगेटिव प्लेट पे तो पहले तो आपके पास सोडियम होगा और वाटर भी वहां पहुंचा होगा, तो सोडियम और वाटर पे पहुंचाना मुझे। अब यहाँ पे चेक करना है क्या है, आपके पास कैथोड है, मतलब रिडक्शन चेक करना है। मुझे चेक करना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या वाटर का ज्यादा है कि सोडियम का ज्यादा है। तो आप चेक करते हैं, यहाँ पर सोडियम आपके पास यहाँ दिख रहा है, वाटर आपको यहाँ दिख रहा है। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना, तो आपको बताए थे जो जितना नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो ज्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पर ऑब्टेंड होगा। एनोड पर ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर का तो O2 गैस निकलेगा, कैथोड पर H2 गैस निकलेगा। तो देखिए आप Na2SO4 लेके चल रहे थे, ना Na निकला ना SO4 निकला, वो सोल्यूशन में ही रह गया, वाटर ही दोनों पर पहुंच गया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर और H2 गैस रिलीज हो गया कैथोड के ऊपर। इसलिए अगर आप इसको सही ढंग से टेबल नहीं याद रखोगे तो हमेशा गलत होगा इस चीज को। इसलिए इस टेबल के थ्रू बहुत सारा यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, उसको ट्राई कीजिएगा, लगभग आपसे सब रिएक्शन ये सब बन जाएगा। यहाँ पर NaCl भी आपको लगता है ना कि एक्वस NaCl जो होगा Na प्लस कैथोड पे चला जाएगा, ये Cl माइनस एनोड पे चला जाएगा, तो वो भी गलत है। आप खुद से ट्राई करना उस टेबल को लेकर, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन सही जगह पे जाना है, कौन कैथोड पर पहुंचेगा और कौन एनोड पे आएगा। तो वो सब सारी चीजें जो होती है वो क्वालिटेटिव के अंदर होती है। क्वालिटेटिव क्या बताता है हमें कि कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और कौन सब्सटेंस रिड्यूस होगा। अब देखो ऑक्सीडाइज मान लो कोई सब्सटेंस हो गया, अब उसकी क्वांटिटी क्या है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, उसका कितना मास डिपॉजिट हुआ है, इसको कौन बताएगा, तो इसको बताते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने बताया कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आपने उसके अंदर कितना करंट पास किया है, कितना उसके अंदर चार्ज पास किया है। तो ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है। जेड आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, क्यू आपके पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है, जिसकी फॉर्मूला I इंटू टी में लिखते थे हम लोग। तो फाइनली आपके पास जेड इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी होता है। अगर कहा जाए कि जेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जेड की जो वैल्यू होती है, देखिए जेड के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। जो जेड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट पुट कर दो सब्सटेंस का, उसको डिवाइड कर दो 96500 से, आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है मालूम करना है तो आपको क्या चाहिए, W चाहिए, ZIT, मतलब करंट मिल गया, टाइम मिल गया और जेड की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है मालूम कर सकते हैं इसमें। और फैराडे का अगर कहा जाए सेकंड लॉ क्या बोलता है, तो फैराडे का सेकंड लॉ आपसे ये बोलता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है, जैसे मान लो मेरे पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग कंटेनर के अंदर, और आपने क्या किया, उसको एक सीरीज में ऐड कर दिया है और उसके अंदर आपने करंट जो पास किया, तो कह रहा है करंट पास करने के बाद सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कीजिएगा, खैर सीरीज में है तो सेम ही जाएगा, तो उस पर जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है उसका जब रेशियो लोगे, क्योंकि आपने दो इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो मास डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पर जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसका जब रेशियो लोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के। तो ये आपको बताते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। तो ज्यादा कुछ नहीं बच्चे लोग, इसके में न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ट्राई करना है, इसके अंदर ट्राई करना, लगभग सब बन जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, फैराडेज लॉ तो आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, लास्ट में एक टॉपिक इसके अंदर और पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, तुरंत हो जाएगा। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, हर बच्चा जानता है, इसके बारे में नया तो चीजें अभी नहीं बता सकते हैं, आगे बढ़ते सीधे। रेजिस्टेंस क्या होता है आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, और ओम्स लॉ क्या है ये भी आप लोग जानते हैं। कंडक्टेंस कहते हैं किसको है, तो जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही अच्छा कंडक्टेंस उसको मानते हैं हम लोग। स्पेसिफिक अगर कहा जाए कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है कि हम लोग ये दो बातों पर डिपेंड, सॉरी एक मिनट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यहाँ डेफिनेशन है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर अगर मुझे मान लो रेसिस्टिविटी का अगर डिफाइन करना मालूम करना पड़े तो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी क्या होती है आपके पास है, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन, वहां अगर आपके पास वन लेंथ, यहाँ पर देखो इसी से लेके निकाला गया है,
अगर मान लो कि मेरे पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर हो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल हो जाती है रेजिस्टिविटी के। तो यही से निकाला गया डेफिनेशन। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर दे दी गई न्यूमेरिकल्स को ट्राई करने की से। और उसी तरीके से मान लो कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है उस तरह से कंडक्टिविटी होती है। बस हाँ, यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी की होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक वैल्यू निकल के आएगा। या फिर एक और डिफिनेशन है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को शॉर्ट में कंडक्टिविटी भी सिर्फ बोलते हैं हम लोग हैं। और कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कहते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखे, तब बोलते हैं कि वहां पर जो भी एक सॉल्यूशन जो भी कंडक्टेंस क्रिएट कर रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। कभी कभी ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी यूनिट के अंदर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका यूनिट याद रखना, कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। कभी कभी क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली, कभी कभी एक बार दो बार देखें कि डायरेक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लिया, ऐसा यूनिट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर मोलर कंडक्टिविटी कहा जाए किसे कहते हैं, तो एक लाइन में कहोगे कि 1 मोल का जो भी कंडक्टिविटी होगा उसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। यानी आपके पास अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो भी कंडक्टिविटी होगा उसको मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर कहा जाए तो आपके पास अगर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके कंडक्टिविटी को कहा जाता है आपके पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसका असाइनमेंट हम लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये चीजों को लिख दिए। अगर आप मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालोगे तो सीमेन होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर इक्विवेलेंट का निकालना होगा आपके पास तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। बस इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल से कुछ और देखें दो, और कुछ बाकी इसमें है। एक फैक्टर और भी आता है, कभी कभी डाइल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि अगर हम डाइल्यूशन किए, डाइल्यूशन के इफेक्ट, तो डाइल्यूशन से क्या बढ़ता है, क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो अगर मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं। तो थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर बात करोगे तो मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मान लो इलेक्ट्रोलाइट है A+B-। आप लोग पढ़े होंगे ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोले थे? आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बना सकते हैं उसको डाइल्यूशन कर करके। तो आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम पूछेंगे, अगर मान लो कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करवा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? तो पानी अगर लगातार डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होते चला जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो थोड़ी आसानी से फ्लो हो रही होगी, क्यों? क्योंकि उसके बीच में जगह काफी बन गया होगा। तो यही चीजें होती है कि अब जब डाइल्यूशन करा रहे होते हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो थोड़ा, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, जो आयन का जो फ्लो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन A+B- दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? काफी कम, काफी दूरी पर चला जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज कर जाएगा तो आयन आसानी से मूव कर पाएंगे। अगर आयन आसानी से मूव कर पाएंगे तो बोल सकते हम लोग हैं कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होगी। तो बस यही सब इसके अंदर है, सारा चीजें कंप्लीट लगभग है। और एक चीज और